हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदी में आप लोग क्या पढ़ेंगे, क्या जो है आपके एग्ज़ाम में आने लायक है, यानी हिंदी में से आप ऐसा कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ोगे टॉपिक्स में जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाएगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं हिंदी में आपको जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा मैं आप सभी को आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है क्या, भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा भक्ति काल के 4 कवियों का नाम, ठीक है, 4 कवियों का नाम और उनकी रचनाओं का नाम, तो वहाँ पर आपको क्या लिखना होगा। देखिए, पहले कवि हमारे कौन है, कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी की रचना वीजक है। वीजक में देखिए 3 रचनाओं का सम्मेलन हुआ है, साखी, शबद, रामायणी। ठीक है, और दूसरे हमारे जो कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जैसी, जिनकी रचना है क्या, पद्मावत। ठीक है, और चौथे कवि हैं हमारे, सॉरी तीसरे कवि हैं सूरदास। ठीक है, सूरदास की रचना है सूर सागर। ठीक है, और चौथे कवि हमारा कौन है, तुलसीदास हैं, जिनका रचना है श्री रामचरित मानस है। ठीक है, तो ये 4 कवि हो गए भक्ति काल के। आप इसे कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा, तभी आप लोग याद कर पाएंगे, अन्यथा आप भूल जाएंगे इसे। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख के रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, भक्तिकाल की प्रमुख शाखाओं का नामोल्लेख कर किसी एक शाखा की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। यहाँ पर देखिए विशेषता आपसे पूछ रहा है, तो भक्तिकाल की प्रमुख शाखाएं, भक्तिकाल को जो है 2 प्रमुख शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें से पहला जो शाखा है वो है सगुण भक्ति शाखा। ठीक है, तथा दूसरा क्या है, निर्गुण भक्ति शाखा है। इसकी विशेषता पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो विशेषता भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सगुण भक्ति शाखा की विशेषता है क्या, राम तथा कृष्ण की पूर्ण ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठा तथा, इतना ये है किसका, सगुण भक्ति शाखा का है। और इसमें क्या है, और इसमें है दूसरा में लोक मंगल की भावना, ये सगुण भक्ति शाखा की विशेषता हो गया। ठीक है, क्योंकि विशेषता यहाँ पर 2 बोला था। और निर्गुण भक्ति शाखा की यदि विशेषता की बात करें तो इसमें पहला है, इसमें निराकार स्वरूप की ईश्वर की निराकार स्वरूप की उपासना हुई तथा दूसरा है आंतरिक साधना पर बल दिया गया। ठीक है, ये आपका हो गया निर्गुण भक्ति शाखा की 2 विशेषता। ठीक है, तो ये रहे इधर से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये है, क्या है भाई क्वेश्चन में, रीतिकाल की प्रमुख विशेष प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर संक्षेप प्रकाश डालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर कब पूछ रहा है, 2011 में, 12 में पूछा है, 2013 में, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, मतलब 2018 तक पूछा है, क्योंकि ये 18 का विद्या है। जो ये क्वेश्चन बैंक है जो मैंने लिया है वो 18 का ही है, तो उस साल ये आया था। ठीक है, तो भाई देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो हर साल रिपीट करता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस साल भी पूछने का चांस है, आप देख सकते हैं 2017, 2020, 2018, 2019 ये सभी में दिया गया है, आया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, रीतकाल की प्रमुख विशेषता, आपको 2 विशेषता यहाँ पर पूछा जाता है, तो हम कई विशेषता आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि पहला विशेषता है रीत या लक्षण ग्रंथों की रचना, दूसरा विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। जब मैं अपने समय पे जब एग्जाम दिया था तो रीत या लक्षण ग्रंथों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता, ये 2 ठो याद किया था। ठीक है, बाकी मैं आपको कई ठो बताऊंगा। तीसरा में है काव्य में कलापक्ष की प्रधानता। ठीक है, चौथा है क्या, मुक्तक काव्य की प्रमुखता, और पांचवा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक है, ये 5 हो गए, और 5 काफ़ी हैं, 5 आप याद कर लीजिएगा, उसमें से आपको 2 ठो लिखना होता है, आप आराम से लिख पाएंगे, तो ये 5 ठो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं चलूँगा आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा है यहाँ पर। द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध, मैंने द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम, तो द्विवेदी युग के जो प्रमुख प्रसिद्ध कवि हैं, पहले कवि हैं मैथिली स्वर्णगुप्त, जिनकी रचना है साकेत है, यशोधरा है, भारत भारती है। ठीक है, और दूसरे जो कवि हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कभी कभी आपसे पूछता है हरिऔध का पूरा नाम, मैंने शायद किसी भी वीडियो में ये पूछा है हरिऔध का पूरा नाम, तो उनका नाम होता क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना है क्या, प्रिय प्रवास,
वैदेही वनवास और रस कलश इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी रचना है, यह है अयोध्या सुखोपाध्याय हरिऔध की रचना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग द्विवेदी योगिन कविता की सामान्य विशेषताएं। ठीक है, इसमें भी विशेषता ही आपको बताना है। ठीक है, नहीं द्विवेदी युग की कविता की दो विशेषताएं, यहाँ पे दो ही विशेषता पूछेगा अधिक से अधिक, लेकिन मैं आपको 2-3 बता दूंगा। जैसे मान लीजिए पहला विशेषता है क्या, खड़ी बोली का गद्य एवं पद्य दोनों क्षेत्रों में प्रयोग। ठीक है, दूसरा क्या है, देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना की प्रधानता। ठीक है, तीसरा क्या है, इतिवृत्तात्मकता, और चौथा है क्या, नारी स्वातंत्र्य पर बल, और पांचवा क्या है, अतीत के गौरव और भारतीय संस्कृति का निरूपण। ठीक है, ये आप 5 ठो याद कर लीजिएगा इसमें से लिख कर भी। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 19 वाला देख सकते हैं ये जो है। ठीक, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें क्या पूछ रहा है छायावादी युग के दो कवियों के नाम और उनकी दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, जैसा ही छायावादी की यदि बात करते हैं तो छायावादी में कितने कवि हैं, सबसे पहले मैं आपको पूरा बता देना चाहता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो वैसे तो छायावादी में 4 कवि हैं। पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, दूसरे कवि हैं महादेव वर्मा, और तीसरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, और एक कवि और है इनके अलावा, उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। तो जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर रचना है कामानी और आंसू। ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना है क्या, यामा और दीपशिखा है। ठीक है, और सुमित्रानंद पंत की रचना है लोकायतन। ठीक है, तो ये 3 कवि हो गए। ठीक है, तो छायावादी युग से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि छायावादी युग की समय सीमा बताइए, या फिर शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। ठीक है, तो आप उससे यहाँ मैंने वीडियो उसका भी अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, ये वाला। ठीक, कौन सा क्या पूछ रहा है, तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए। देखिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि तार सप्तक का संपादन जो है किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। तो उत्तर में क्या दिया गया है, अज्ञेय द्वारा संपादित तथा सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के संकलन के प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, यानी कि 1943 में तार सप्तक का जो है प्रकाशन हुआ था, और प्रकाशित किसके द्वारा हुआ था, तो अज्ञेय के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में, देखिए क्या बोल रहा है, ये सीरियल नंबर नहीं है, ये आगे पीछे करके है, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, यानी तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो आंसर में क्या दे रहा है, तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। प्रथम माने प्रकाशन कब हुआ था, 1943 ईस्वी में, और तृतीय कब हुआ था, 1959 ईस्वी। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए ये देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता लिखिए। ठीक है, विशेषता ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि विशेषता काफ़ी आ जाता है, मतलब ये सब क्वेश्चन जो है आने लायक है। तो इसमें विशेषता मैं आपको 4-5 विशेषता मैं बता दूंगा, बाकी आप अपने से याद कर लीजिएगा, दो ठोर से आता है। ठीक, पहले विशेषता है क्या, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। ठीक है, और दूसरे में क्या दिया गया है, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक, और तीसरे में दिया गया क्या, अंग्रेजी के रोमांटिज्म। ठीक है, ये दिया गया, और व्याकरण दिया गया स्वच्छादवाद। ठीक है, स्वच्छ दंतवाद से प्रभावित। और चौथे में क्या दिया गया है, वैयक्तिक अनुभूति की तीव्रता। ठीक है, और ये पांचवा में क्या दिया गया है, रहस्यवादी भावना। ये 5 मैं बता दे रहा हूँ, आप इसमें से कोई 2 ठो अच्छे से याद कर लीजिएगा, जैसे मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर, तो आप इससे याद कर सकते हैं आराम से। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन। चलिए अब हम आ गए हैं यहाँ पे रचना पे। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण रचना भी पढ़ लेते हैं कि आपको रचना में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि ये रचना हो गया खुमान रासो, अच्छी रचना है भाई, विसल देव रासो। ठीक है, और हो गया आपका ये हो गया, ये रचना हो गया पृथ्वीराज रासो हो गया, विजयपाल रासो हो गया। ये सब रचनाएं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। मृगावती हो गया, ये रचना हो गया। ठीक है, और इसमें से क्या हो गया, बस इतना हो जाएगा। ठीक है,
ये इनकी रचना है, ये रचयिता है। और इधर भी कुछ रचनाएं दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया पद्मावत हो गया, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। अखरावट हो गया, ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा रचना है। सुदामा चरित हो गया, ये भी अच्छा रचना है। रहीम सतसई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और रामचंद्रिका इम्पॉर्टेंट है, रसिक प्रिया इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नखशिख इम्पॉर्टेंट है। तो ये सभी रचनाएं आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि मैं इसको पूरा याद करवाने लगूंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है, यानी वीडियो ज़्यादा लंबा बनने लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए और रचना कुछ देख लेते हैं। तो चलिए और कुछ रचना इसका देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है गद्यांश पद्यांश का जो व्याख्या आता है उसकी ओर चलते हैं। तो ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ भी रचना है, जैसे कि यहाँ पर है, रचयिता हैं कौन, सुमित्रानंद पंत। इनकी रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि पल्लव हो गया, गुंजन हो गया, युगांत हो गया, ठीक है, लोकायतन हो गया, कला और बूढ़ा चांद हो गया, ठीक है, और ग्रंथि हो गया, चिदम्बरा हो गया। इनकी रचनाएं जो ज़्यादा फेमस हैं उसको मैं बता रहा हूँ आपको। युगांतर हो गया, ठीक है, वाणी हो गया, किरण पल्लविनी हो गया, ठीक है, और युगपत हो गया। ये सब रचनाएं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इससे आप लोग कंप्लीट कर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक। और रचनाएं यदि बात करें और कवियों की, तो ये जैसे हो गया नीरजा हो गया, किसने लिखा है, तो महादेव वर्मा ने लिखा है। अग्निरेखा हो गया, ठीक है, सांध्य गीत हो गया, दीपशिखा हो गया, ठीक है, रश्मि हो गया। ये सब काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, आप इसे पढ़ लीजिएगा भाई, ठीक है। पथिक हो गया, मिलन हो गया, मानसी हो गया, ठीक है। इनकी इतनी सारी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आप याद कर सकते हैं। और देखिए यहाँ तक तो महादेव वर्मा का रचना है, और ये पथिक मिलन हो गया यूज राम नरेश त्रिपाठी का है। हालांकि इनका ज़्यादा फेमस ये नहीं है, तो इनका रचना ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, बट कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाएगा। और देखिए इधर से कुछ और रचनाओं की यदि बात करें, तो कुछ रचना है यहाँ पर, जैसे कि नहुस हो गया, महर्षि चंद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया है। और इसे एक और कवि लिखे हैं, गोपाल चंद्र गिरधरदास भी लिखे हैं आई थिंक, ठीक है। साकेत हो गया, ठीक है, त्रिधारा हो गया, ये काफ़ी, यशोधरा हो गया, व्यापर हो गया, रंग में भंग हो गया, शाकुंतला हो गया, ठीक है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं गद्यांश में, जो गद्यांश आता है उसकी ओर चलते हैं। चलिए देखिए ये आपका ये पहला गद्यांश है, क्वेश्चन बैंक का पहला गद्यांश है, जो कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो आई होप पहले तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि मित्रता नामक जो पाठ है उसके लेखक कौन है, यानी उसको लिखा किसने है, उसके बारे में बताया कौन है, ठीक है। तो चलिए उसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव, ठीक है, हमारे भाव जो है अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। अपरिपक्व का मतलब पूरा मतलब जो है परिपक्वता उसमें नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध किए मान लेनी पड़ती है, ठीक है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बातों को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई बदलाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ है गद्यांश में दिया होता है, ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ऐसा गद्यांश, ठीक है। तो ऐसा बोर्ड एग्जाम में आएगा और 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोग अ, ब और श करके देख सकते हैं। तो पहले गद्यांश में पूछता है, यानी पहले लाइन में जो पूछेगा अ वाले में, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम लिखिए। यानी इसमें आपको ये पूछना चाहता है कि ये जो गद्यांश है उसका संदर्भ लिखिए और इसको किसने लिखा था, किस पाठ से लिया गया था, वही आपको बताना है क्वेश्चन नंबर पहले में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ब में आपसे पूछेगा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो ये रेखा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेखा कीजिए, ये पूरी वाक्य लिखने के बाद यहाँ पर एक रेखा लिखी गई, रेखा जो है खींचा गया है, तो उसमें जो लिखे गए हैं शब्द उसका मतलब आपको बताना है, उसका अर्थ बताना है, ठीक है। और जो स वाला क्वेश्चन है वो आपके इसी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन
पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए पूछ रहा है क्या, लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ पर आप इसे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप गद्य, ये पहला क्वेश्चन क्या है, ये संदर्भ पूछा ना, तो संदर्भ आप लोग को संदर्भ लिखना कैसे है। कुछ बच्चों को देखिए कन्फ्यूजन आता है कि संदर्भ हम कैसे लिखें, कितना अच्छा लिख पाएँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको भी समझते हैं, ठीक है। देखिए संदर्भ, देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन अ वाला है ना, तो यहाँ पर संदर्भ में ये क्वेश्चन क्योंकि अ ही वाला है तो यहाँ पर संदर्भ आपको हेडिंग करना होगा, ठीक है। बेहतर तरीके से आप अच्छे से संदर्भ लिखिए, यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिएगा और हेडिंग कर लीजिएगा। तो उसमें लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश, देखिए गद्यावतरण यहाँ पर लिखा है लेकिन आपको लिखना है क्या, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है। क्या लिखना है, या फिर इसको मैं एक बार बताता हूँ फिर अपने तरीके से बताऊँगा। तो लिखना होगा प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ये पाठ जो है यानी मित्रता जो पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। किस पाठ से, मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। तो ये आपको लिखना होगा, इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। आप इतना लिखते हो तो आपका इसको 2 नंबर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आपका जो क्वेश्चन नंबर ब में पूछा गया है रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो उसका देखिए यहाँ पर लिखा है प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। यानी जो प्रथम लाइन में है यहाँ पर, तो देखिए आपको इसमें लिखना होगा लेखक का कथन है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य प्रारंभ करते हैं तब हम, ठीक है, तब हम प्रायः, ठीक है, अपरिपक्व ही होते हैं। उस समय हमारा मन कोमल होता है, ठीक है। यानी उस समय जो है हमारा मन जो है कैसा होता है, कोमल होता है भाई, ठीक है। हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं, यानी कि देखिए जब तक घर में पले बड़े रहते हैं उससे जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा मन जो होता है एकदम कोमल होता है, एकदम अच्छा होता है। उसमें आप देखिए जैसी संगति हम लोग करेंगे उस समय वैसे ही हम लोग बन जाएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहा है, हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का विरोध नहीं होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, तो चलिए नहीं होता, हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते हैं और हमारा स्वभाव पूरी तरह विकसित नहीं होता है। तो इतना आपको लिखना होगा रेखांकित अंशों की व्याख्या में, ठीक है। वैसे तो इसमें कई रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर कहा बोला गया है, तो फिलहाल आपको मैं केवल इतना बता रहा हूँ, ठीक है। और एक ये भी समझ लीजिए द्वितीय रेखांकित अंशों की व्याख्या, इसको भी आप लोग समझ लीजिए बेहतर तरीके से। तो देखिए लेखक का कहना है, यानी लेखक कहता है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, का कहना है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं, यानी घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है उस समय उनका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है। यानी कि जब तक आप केवल घर में पले बड़े रहते हैं तब तक आप एक अच्छे शुद्ध व्यक्ति यानी बालक होते हैं। जब क्या करते हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं, समाज में आ जाते हैं, यानी कि सामाजिक माहौल में आ जाते हैं, तो उस समय जो आपका स्वभाव होता है एकदम अच्छा होता है, क्योंकि आपको घर से पूरा घर में रहते हैं तो अच्छी बातें, अच्छे सब संस्कार जो है सिखा दिए जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, स्वभाव आपकी कच्ची मिट्टी के समान होता है। मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती तब तक उसे इच्छानुसार रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार जब तक हमारे स्वभाव और विचारों में दृढ़ता नहीं होगी तब तक हमारे आचरण को मन चाहे रूप में मन चाहे रूप में ढाला जा सकता है। उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उस समय हम पर अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम देवताओं के समान सम्मानीय बन सकते हैं, और बुरी बातों का प्रभाव पड़ना तो हमारा आचरण राक्षसों के समान घृणित और नीच भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जैसी आपकी संगत होगी उसी तरीके से आप जो है ढल जाएंगे। यदि आप अच्छी संगत करते हैं तो आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे और काफ़ी अपने लाइफ में जो है तरक्की करेंगे। तो
आप लोग जो मित्र बनाइएगा वो काफ़ी सोच समझ के बनाइएगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ इस जो है गद्यांश का ये कुछ व्याख्या मैंने कर दिया है, आपको बता दिया है, बेहतर तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश किया है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले गद्यांश की ओर और भी देख लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में तो कंफर्म नहीं है कि यही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ठीक, ये रहा हमारा अगला गद्यांश। हालांकि मैंने इस गद्यांश को एकदम बेहतर तरीके से एक वीडियो में बताया था, बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं, मैंने इसको बता दिया था कि इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिखना क्या है। तो ये भी देखिए विश्वासघात, आप ये समझिए मित्र से संबंधित कोई भी गद्यांश में आता है, गद्यांश में मित्र इसमें लिखा हुआ है, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो जो गद्यांश है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो आप समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है विश्वास पात्र मित्र। यहाँ पे मित्र जैसे ही आपको मिला तो आप समझिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर आप लोग ये गद्यांश पढ़ लीजिएगा, मैं केवल यहाँ पर व्याख्या आपको बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए संदर्भ तो हर में लिखा जाता है, संदर्भ आपको लिखना होगा, जो कि मैंने इससे पहले वाले गद्यांश में आपको संदर्भ कैसे लिखना है वो बता दिया है। तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको व्याख्या बताऊँगा, ठीक है। चलिए रेखांकी अंशों की व्याख्या की ओर चलते हैं। तो रेखांकी अंशों की व्याख्या हम क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वच्छ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है, ठीक है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, ठीक है। हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा और बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा। हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा, ठीक है। चलिए आगे अगला स्टेप है, यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सम्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, यानी कोशिश करेगा कि आप उस पर नहीं चलिएगा, ठीक है। तो मतलब कि एक ऐसा मित्र होना चाहिए जो कि आपकी गलत जब आप कार्य करें तो आप उसको रोकिए, ठीक है, वही आपका जो है सच्चा मित्र हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को आज के समय में कुछ लोग को बताएंगे तो वो बुरा मान जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब हम कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा से विजय जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे हम सुविधा एवं सम्मान पूर्वक जी सकें, ठीक है। तो ये कुछ रहा आपके ये गद्यांश का व्याख्या रहा, ठीक है। मैंने अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। तो चलिए अब हम लोग एक पद्यांश भी देख लेते हैं। देखिए पद्यांश में आपको क्या क्या पढ़ना है। पद्यांश में सबसे पहला वाला जो पद्यांश है वो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। वो क्या लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराय जा की कृपा पंग गिरी लंघै, ठीक है। ये वाला पद्यांश आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका संदर्भ यहाँ पर लिखा गया है। आपको संदर्भ कैसे लिखना है, यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत आप नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अवतरित है, ठीक है। जैसे पद शीर्षक से अवतरित है, तो इतना आप संदर्भ लिख लीजिएगा और इसका जो व्याख्या है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको एक और पद्यांश बता दे रहा हूँ, इसका मैं व्याख्या नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और एक ये वाला है, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, ठीक है। तो ये वाला पद्यांश आप 2 पद्यांश इसका पढ़ लीजिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम आपके अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये है आपका अब संस्कृत का। देखिए ये है आपका संस्कृत में गद्यांश जो आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बता दिया था कुछ, फिर भी कुछ बता रहे हैं।
तो ये वाला जो है आपका गद्यांश है, जैसे लिखा क्या है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है, ठीक है, संस्कृत भाषायाश्च, ठीक, केंद्र स्थलीय। तो ये वाला आपको जो है पढ़ लेना है, काफ़ी बेहतर तरीके से आप पढ़ लीजिएगा उसे। हालांकि मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ, ये आपका प्रॉपर गद्यांश है, ठीक है। यानी इसका कहने का अर्थ है क्या, जैसे यहाँ पर लिखा है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृत, और ये जो च लिखा है वो इसका अर्थ है और केंद्र स्थली, और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इत एवं, क्या लिखा है, इत एवं संस्कृत वाड्यामस्य, ठीक है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश भी जागृत फैला है, ठीक है। ठीक, आगे क्या है, इसका ये मतलब है संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रस्तुत, ठीक है। प्रस्तुत मतलब कि ये जो संस्कृत का प्रकाश ये सभी मतलब जगह फैला है, मानी ये यहीं से फैला है। अगला क्या है, अगला लाइन जो है, मुगल युवराज, ये लिखा ना, मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन, ठीक है, शास्त्राणाम अध्ययनम, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, इसका अर्थ होगा क्या, मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, ठीक है। अगला क्या है, स तेसाह ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत यत तेन, ठीक है, यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कराती, ठीक है। तो देखिए मुझे जो है संस्कृत काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं आता, फिर भी मैं आपको जो है एक बेहतर तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है, वह अनेक ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, ठीक है, माने कौन, दारासिकोह ने, सिको जो है वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया, ठीक है। तो ये आपका है कुछ पद्यांश है, ठीक है। और एक पद्यांश गद्यांश और है इसका, ये वाला है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ठीक, शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः। तो ये आपका जो है गद्यांश है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो चलिए और भी हम लोग कुछ देख लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कुछ। तो देखिए मैंने श्लोक में आपको महत्वपूर्ण के रूप में ये बताया है, इससे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको क्या, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ठीक है। माने कि सभी खुशी हों, यानी सर्वे भवन्ति सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी लोग क्या हों, रोग रहित हों, यानी किसी को जो है कुछ बीमारी ना हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, और क्या बोल रहा, माँ कश्चित् दुख भाग भवे, यानी कोई भी दुखी न हो, यानी कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। ये रहा इस जो है ये श्लोक है, ये क्या है, श्लोक है। तो इस श्लोक का क्या है, ये अनुवाद है। इसमें आप देखिए संदर्भी होता है, तो संदर्भी आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, या फिर बोल सकते हैं अवतरित है, ठीक है। तो ये एक हो गया, और उसके अलावा आपको पढ़ना है एक ये वाला, इसको भी मैंने बता रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा आपको एक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला, कौन सा है, ये लिखा है, कीन हित्वा प्रेयो होत कीन हित्वा न सोचत कीन हित्वार्थवान भवति कीन हित्वा सुखी भवेत्, ठीक है। तो और है क्या, इसका मानम हित्वा प्रियो भवत मानम हित्वा क्रोध हित्वा न सोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभ हित्वा सुखी भवेत्। यानी कि हमें देखिए यहाँ पर अनुवाद में क्या बोल रहा है, ये जो कीन हित्वा प्रियो भवत लिखा है, एच जी
आप लोगों ने रामायण महाभारत जो भी देखा होगा, महाभारत में आई थिंक ये यहाँ पर यक्ष और युधिष्ठिर में जो पानी लेने गए थे पांडव लोग, तो वहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यक्ष जो है वो पूछ रहा था कि मनुष्य जो है क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है। यहाँ पर बोल रहा है ना, किन हित्वा प्रिय होवती, यानी मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है, किन हित्वा न शोचत, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या बोल रहा है, किन हित्वार्थवान भवती। ठीक है, यानी मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, और किन हित्वा सुखी भवति, मनुष्य जो है मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मानव हित्वा प्रियो भवति, यानी मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्रोध हित्वा न शोचत, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, यानी मनुष्य जब क्रोध नहीं करेगा तो शोक नहीं करेगा। ठीक है, कामम हित्वार्थवान भवति, यानी कि इसका मतलब होगा क्या, मनुष्य लोभ छोड़कर सुखी हो जाता है। ठीक है, नहीं, अगला स्टेप ये है, मनुष्य इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है, यानी कि मनुष्य में जो इच्छाएं होती हैं वो छोड़ देगा तो वो धनवान हो जाएगा। लोभ हित्वा न सोचे, यानी मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है, यानी कि लोभी ना हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, यदि वो छोड़ देगा तो वो क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए और भी आपका जो टॉपिक है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके अलावा आप लोगों को रोला पढ़ लीजिएगा, सोरठा। रोला सोरठा हमारा एक ही आएगा, लिखने के लिए लिखने के लिए आपको नहीं आएगा आपसे। अब पहले तो आता था लिखने के लिए, लेकिन अभी नहीं आएगा, तो आपसे इसमें केवल पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर सोरठा की यदि बात करें तो इसके सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद, इनमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले एवं तीसरे चरण में 11 मात्रा होती हैं, और दूसरे चौथे चरण में 13 मात्रा होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए सोरठा के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको याद होगा तो आप बता पाएंगे। तो फिलहाल इसको आप लोग डेफिनेशन जो है इसका पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए और भी टॉपिक्स की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, यदि मैं आपको समास की बात करूंगा तो समास में केवल आपको एक समास पढ़ना है, द्विगु समास। ठीक है, जिसमें क्या होता है, गिनती गिनाता है। जैसे कि त्रिलोक हो गया, सतसई हो गया, चौराहा हो गया, चौपाया हो गया, चौमासा अठन्नी हो गया, दोपहर हो गया, त्रिफला हो गया, चौपाई हो गया। तो इसमें सब क्या है, यहाँ पर गिनती गिना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको केवल एक समास पूछेगा, आप ये द्विगु पूछेगा या फिर द्वंद्व पूछेगा। तो द्वंद्व को भी देख लेते हैं भाई। ये देख सकते हैं यहाँ पे द्वंद्व दिया गया है। जैसे देश विदेश, ये क्या रहेंगे, एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। जैसे कि देश और विदेश हो सकता है, इसका विग्रह करेंगे तो माँ बाप, यानी माँ और बाप। ठीक है, खरा खोटा, यानी खरा और खोटा। स्त्री पुरुष, यानी स्त्री और पुरुष। तो यही द्वंद्व समास और द्विगु समास, दो समास पूछेगा, जो कि ये दोनों तो ऑप्शन में देगा ही देगा भाई। ठीक है, तो ये दोनों आप आराम से कर पाएंगे। उसके अलावा यदि तत्सम तद्भव की यदि बात करें हम लोग, तो आप किसका किसका याद करेंगे। तद्भव तत्सम में तो वैसे कई चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। जैसे नाक का हो गया, नाक का होता है नासिका होता है। धीरज का हो जाए, धैर्य हो जाए, तत्सम धैर्य, और तद्भव में होता है धीरज। और स्नेह देखिए ये तत्सम है, और इसका है नेह, ये है क्या, ये है तद्भव। नारिकेल, जैसे नारियल को क्या बोलते हैं संस्कृत में, नारिकेल बोलते हैं, और इसको तद्भव क्या है, नारियल है। तो ये सभी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पर वो बता देता हूँ, पर्यायवाची। ठीक, पर्यायवाची शब्द भी आता है आपको। तो जैसे यहाँ पर अमृत का दिया गया, अमी सुधा पीयूष दिया गया, अतिथि का दिया गया, अभ्यागत मेहमान पहुना आगंतुक। ठीक है, और अग्नि का दिया गया है, तो अग्नि का होता है हुतासन होता है, अनल होता है, पाहक होता है, आग होता है, दहन होता है, ज्वाला होता है। ठीक है, आम का होता है आम्र होता है, रसाल होता है रसाल होता है, अमृतफल होता है। अश्व का होता है अश्व, यानी घोड़ा जो बोलते हैं, अश्व घोड़ा वाहन है, वाजी घोटक सौगंध तुरंग। ठीक है, तो ये सब है, मतलब आपको जो है पर्यायवाची भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा कौन सा, संधि है। और संधि में देखिए आपको कौन सा संधि पढ़ना है, यण संधि पढ़ना है। कौन सा, यण संधि। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में किस तरीके का देगा, आपको दे सकता है प्रत्येक में कौन सा संधि है। तो देखिए, एक वैसे आप तो ये जानते रहिए कि आपको एक ही संधि देगा, लेकिन उसमें ऑप्शन में तीन और रहेंगे। ठीक है, तो आप उसमें जो देखिएगा, जब शब्द अधूरा हो, जब शब्द क्या हो, अधूरा, जैसे यहाँ पर सभी में क्या है, अधूरा अधूरा है, तो अधूरा रहेगा तो वो मान दीजिएगा यण संधि में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका संधि भी हो गया। ठीक, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो जितना भी मैंने बताया आप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।